हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। कौन? बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर। और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बायोडायनेमिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उस विषय पे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और हमारे क्लास की शुरुआत होती है बायोडायनेमिक फार्मिंग से। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बायोडायनेमिक फार्मिंग होती क्या है और कैसे की जाती है, कब से की जाती है। तो देखिए, बायोडायनेमिक फार्मिंग बायोडायनेमिक फार्मिंग प्राचीन समय से यह धारणा रही है, बहुत पहले से ही यह धारणा रही है कि हमारे जीवन के हर पहलू, पर्यावरण व मौसम पर सूर्य, चांद, सितारे व नक्षत्रों की गति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत समय पहले से ही या प्राचीन समय से ही पर्यावरण, मौसम और उसके साथ साथ पर्यावरण और मौसम का जो प्रभाव होता है, सूर्य, चंद्रमा, सितारों व नक्षत्रों की गति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी आधार पे यह माना जाता है, क्या माना जाता है? इसी आधार पे यह भी माना जाता है कि कृषि एवं फसल उत्पादन जैसे पर्यावरण और हमारे जीवन के हर पहलू पर, पर्यावरण, मौसम या फिर हमारे जीवन के हर पहलू पर ग्रह, नक्षत्र, तारों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से कृषि एवं फसल उत्पादन में भी इन ग्रह और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अभी भी हम गांव में देखते हैं कि जो हमारे दादा लोग हैं वो खेती करने से पहले या फसल की कटाई करने से पहले एक विशेष दिन का वो देखते हैं, दिन को देख के ही कटाई करते हैं या फसल की बुआई करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिस प्राचीन समय से ही ग्रह, नक्षत्र, तारों के बारे में जो है उसी के आधार पे कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य हो वो भी उन्हीं को देख के किया जाता है और इनका बहुत प्रभाव होता है। तो यह बायोडायनेमिक फार्मिंग में कृषि एवं फसल उत्पादन पर इन ग्रह और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण क्या है, ग्रह और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इन नक्षत्रीय शक्तियों की प्रभाविता को ध्यान में रखकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कुछ जैविक सक्रिय उत्पाद, क्या जैविक सक्रिय उत्पाद, बायोडायनेमिक प्रिपरेशन विकसित किए गए हैं। ये जैव सक्रिय उत्पाद मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ नासी जीव प्रबंधन में भी वो योगदान देते हैं। अब देखिए, हम एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा है। तो जैसे हमारे जीवन में ग्रह, नक्षत्रों का एक अपना स्थान है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ग्रह, नक्षत्रों को देखा जाता है, उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। तो कृषि में भी या कृषि उत्पादन में भी इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। क्या? ग्रह, नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखा जाता है। बायोडायनेमिक फार्मिंग में जो है जैव सक्रिय उत्पाद मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाने के साथ साथ नासी प्रबंधन में भी योगदान देते हैं। क्या करते हैं? नासी जीव प्रबंधन में भी अपना योगदान देते हैं। जैव पदार्थ लगातार जैव सक्रिय पदार्थों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की खोई हुई उर्वरा शक्ति या उसकी क्षमता पुनर्स्थापित होती है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होता है। क्या होता है? अगर जैव सक्रिय पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो फिर से बनी रहती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। कुछ जैव सक्रिय पदार्थ उत्पाद रोग निरोधी पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, जैव सक्रिय पदार्थ जो है अकेले वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ाते, उसके साथ साथ जो है रोग नाशी भी होते हैं। क्या करते हैं? रोगों से बचाते भी हैं, फसल को पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं और कृषि नाशी के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? कृषि नाशी के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जैव सक्रिय उत्पाद ऐसे जैविक उत्पाद हैं जिनसे
नक्षत्रीय शक्तियों को मिट्टी में विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं एवं तत्व चक्रों को मजबूत एवं प्रभावी करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है? जैव सक्रिय पदार्थ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें नक्षत्रीय शक्तियों को, किसकी, ग्रह और नक्षत्रीय शक्तियों को विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं एवं तत्व चक्रों को मजबूत एवं प्रभावित करने के लिए काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है? और अभी तक कुल मिला के 9 प्रकार के जैव सक्रिय उत्पाद विकसित किए गए हैं। कितने? 9 प्रकार के। उन्हें जो है नुस्खा 500, क्या कहते हैं, नुस्खा 500 से 508 तक नाम दिए गए हैं। क्या किया गया है? ये बायोडायनेमिक फार्मिंग है, तो इसमें जो जैव सक्रिय पदार्थ की हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं बीडी। क्या कहते हैं? बीडी 500। ये जो है बीडी 500, कुल 9 तत्वों की खोज की गई है। कितना? 9। कुल मिला के 9 जैव सक्रिय उत्पाद की खोज की गई है या विकसित किया गया है। तो इसको क्या नाम दिया है? बीडी 500 से 508 तक। क्या कि बीडी 500 से बीडी 508 तक नाम दिया गया है। तो ये बीडी 500 क्या है, इस पे देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। नुस्खा क्रम 500 से 508 तक नाम दिया गया है। इन उत्पादों में नुस्खा क्रम 500 बीडी 500 तथा नुस्खा क्रम 501 बीडी यानी कि बीडी 501 सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या है? कौन कौन से? देखिए, कुल मिला के 9 प्रकार के जैव सक्रिय तत्व विकसित किए गए हैं। 500 से 508 तक उसका नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है। तो उसमें 500 और 501 की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा क्या है? लोकप्रिय है। और उसी के साथ साथ 502 और 507, 502 और 507 ये कंपोस्ट उत्पादन में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके उत्पादन में? कंपोस्ट खाद के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। नुस्खा 508 ये रोग निरोधी है और अनेक प्रकार के फफूंद जनित रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। देखिए साथियों, टोटल जो है 500 से 508 तक क्या किया गया है? बीडी जैव सक्रिय पदार्थ खोजे गए हैं, जिन्हें बीडी 500, बीडी 501, बीडी 502, बीडी 503, बीडी 504, बीडी 505, बीडी 506, बीडी 507 और बीडी 508 टोटल 9 जैव सक्रिय पदार्थ हैं और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। 500 और 501 प्रचलित है, उसके बाद 502 और 507 जो है ये भी कंपोस्ट उत्पादन में उपयोग किया जाता है और 508 जो है ये रोग रोधी है। किस प्रकार का है? रोग रोधी है और अनेक प्रकार के फफूंद जनित रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये बीडी 500 क्या है। जो ये सक्रिय पदार्थ हैं 9, इनके क्या कार्य हैं, कैसे बनाए जाते हैं और किसे कहते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बीडी 500 सींग खाद। क्या? सींग खाद। यह पशुओं के सींगों से बनाई जाती है। पशुओं के, गाय के सींग से बनाई जाती है बीडी 500 खाद। इस पे हम चर्चा करते हैं कैसे। भारतीय परंपराओं एवं मान्यताओं के अनुसार जैव सक्रिय पदार्थों के प्रणेता रुडोल्फ स्टेनर है। कौन है? इसकी जो शुरुआत की है जैव पदार्थ की, जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया, वो है रुडोल्फ स्टेनर। कौन है? रुडोल्फ स्टेनर। उन्होंने एक और जहां गाय का गोबर अनेक नक्षत्रीय शक्तियों से पूर्ण है, वहीं गाय के सींग, जो गाय की सींग होती है, गाय की सींग ऐसे कुछ होती है तिकोनी नुमा, गाय की सींग जो होती है, गाय की सींग का जो खोल होता है, आवरण, जो बाहरी आवरण होता है गाय की सींग को आपने देखा होगा जिसे हॉर्न कहते हैं, वो उसका जो आवरण होता है, खोल होता है, उसकी बात कर रहे हैं। खोल की, खोल में क्या है? नक्षत्रीय शक्तियों को ग्रहण करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इस प्रक्रिया में इन दोनों पदार्थों की अभूतपूर्व क्षमता का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? 501 बीडी 501 जिसे बोलते हैं सींग खाद। अब सींग खाद क्या है? जैसे कि भारतीय परंपरा में गाय जो है, गाय के गोबर का बहुत महत्व है। ठीक है, उसको शुभ कार्यों में भी गाय का गोबर यूज़ किया जाता है और खाना बनाने में उपले या कंडे के रूप में उपयोग किया जाता है। खेतों में खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे गाय के सींग की बात की जा रही है कि गाय के सींग का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो गाय के सींग का प्रयोग जो है बायोडायनेमिक फार्मिंग में किया जाता है। ये जो गाय की सींग होती है, ये ऐसा माना जाता है कि यह नक्षत्रीय शक्तियों का ग्रहण करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये जो गाय की सींग होती है दोस्तों, ये गाय की सींग लगभग गाय की मृत्यु के बाद भी लगभग 45 साल तक उसी अवस्था में बनी रहती है। कितना? 45 ईयर्स।
45 ईयर्स यानी 45 साल तक खराब नहीं होती, वो उसी अवस्था में बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम अब देखेंगे कि कैसे ये बनाई जाती है सींग खाद। ठीक है, अब इतना जान लिए कि गाय के जो गाय होती है, गाय की सींग का खोल जो आवरण होता है, गाय की सींग को निकाल लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उसको निकाल के उसका खोल को उपयोग में लेते हैं। गाय की सींग की खाद। गाय की सींग गाय का रक्षा कवच है। पहले तो देखें तो गाय के सर पे जो 2 सींग होती है वो उसकी रक्षा कवच होती है, गाय की रक्षा करती है उसकी सींग। गाय को इसके द्वारा सीधे तौर पर प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। क्या होता है, सींग के द्वारा गाय को सीधे तौर पर प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। गाय की मृत्यु के बाद 45 साल तक भी यह सुरक्षित बनी रहती है। क्या होता है, गाय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी 45 साल तक एज इट इज अवस्था में सींग पड़ी रहती है। गाय की मृत्यु के बाद उसकी सींग का उपयोग श्रेष्ठ गुणवत्ता की खाद बनाने के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। क्या किया जा रहा है, गाय की जो सींग है, गाय की मृत्यु के बाद गाय की सींग का जो आवरण है उससे भी प्राचीन समय से उसका उपयोग किया जा रहा है। किसके लिए, खाद के लिए, खाद बनाने के लिए। सींग जो है खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु मृदा उत्प्रेरक का काम करती है, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। क्या होता है, ये जो गाय की सींग होती है, ये भूमि की, गाय के सींग की जो खाद होती है ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। क्या करती है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और उसके साथ साथ उसकी उत्पादन या जिससे उसकी पैदावार, उत्पादन क्षमता या पैदावार भी बढ़ जाती है। उत्पादन विधि की बात करें कि गाय की सींग से कैसे खाद बनाया जाता है, तो सबसे पहले गाय की सींग जो है उसका, गाय की सींग मान लेते हैं हम, ऐसे कुछ ऐसे अवस्था में होती है तिकोनी, या फिर कुछ गायों की ऐसे मुड़ी हुई अवस्था में सींग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले उस गाय की सींग को लेते हैं, उसको अच्छी तरह से साफ करते हैं, खूब अच्छी तरह से सफाई करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आए। ठीक है, गाय की सींग किसी मृत गाय के कंकाल से काटकर निकाला जाता है। सींग ऐसी गाय का हो जो कि कम से कम 2 से 3 बार बच्चे जन चुकी हो। क्या, जो सींग का हम चयन करेंगे, ऐसी गाय की सींग का चयन करेंगे जो कम से कम 2 से 3 बच्चे जन चुकी हो, पैदा कर चुकी हो। खोल में कोई दरार या छेद ना हो। गाय के सींग जो लेते हैं उसकी खोल में कोई भी दरार या छेद ना हो। यदि सींग पर कोई पेंट या रंग लगा हो तो उसे कैरोसिन से भी छुड़ाकर साफ कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, सींग को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर लेनी चाहिए। उसके अंदर का जो सींग होता है और सींग के अंदर अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध ना आए और उसमें किसी प्रकार का पेंट या रंग ना लगा हो, और साथ ही साथ वो जो है पूरी तरीके से उसमें कोई भी छेद या दरार ना हो। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गाय के गोबर का चयन करेंगे। तो गाय के कैसे प्रकार से गोबर का चयन करेंगे, तो गाय का गोबर ताज़ा गोबर लेंगे और ऐसी दुधारू पशुओं का होना चाहिए जिसे पौष्टिक हरा चारा पे पाला जाता है या खिलाया जाता है। और गाय के गोबर को जो गाय है, गाय को उसका गोबर उपयोग करने से 15 दिन पहले तक कोई भी औषधि का उपयोग ना किया जा सके या कोई भी औषधि या हार्मोन्स इत्यादि का ना दिया गया हो गाय को। ठीक है, और उसके बाद अब क्या करते हैं, अगला जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले मृत गाय की सींग लिया, उसे अच्छे से साफ सफाई करी, उसको देखा कि उसमें कोई छिद्र या दरार ना हो, उसमें पेंट ना हो, उसको अच्छी तरीके से साफ करके दुर्गंध रहित कर लें। उसके बाद गाय के गोबर का चयन करें। गाय के गोबर ऐसी गाय का गोबर चयनित करना चाहिए जो गाय जो है दुधारू हो और उसे पौष्टिक हरा चारा मिलता रहा हो, और उसके गोबर का उपयोग करने से 15 दिन पहले तक किसी प्रकार की औषधि या हार्मोन्स ना दिया गया हो। उसके बाद हम करेंगे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है, गड्ढे की तैयारी। क्या करेंगे, गड्ढे की तैयारी। किसी खुले स्थान पर उपजाऊ भूमि में लगभग 40 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। कितना, 40 सेंटीमीटर। किसी भी खेत में अपने लगभग 40 सेंटीमीटर गहरा, 40 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे की लंबाई व चौड़ाई अपने आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है, और गड्ढे में 5 सेंटीमीटर मोटी ऊपरी उपजाऊ सतह की मिट्टी की
परत बिछा देते हैं और पानी डालकर नम कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो देखते हैं, हम ऐसे समझते हैं, पहले हम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमने गड्ढा तैयार किया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार किया, 40 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार किया। अब उसके बाद इसमें जो है मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, उपजाऊ मिट्टी जो हो, उसको इस गड्ढे में लगभग 5 सेंटीमीटर तक, कितना, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। ठीक, मिट्टी को फैला देते हैं और मिट्टी के इस 5 सेंटीमीटर की परत जो है फैलाते हैं मिट्टी को, उस पर पानी डाल के उसको नम कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसमें नमी कर लेते हैं। अब उसके बाद ये जो गाय की सींग है, जो सींग लिए थे, सींग को अच्छी तरह से साफ सफाई किए थे, सींग का जो खोल है उसकी भराई करेंगे। उसमें क्या भरेंगे, तो एक चौड़े मिट्टी के बर्तन में ताज़ा गोबर को फेंट कर चिकनी लेई बना ले। क्या करें, जो अभी हमने पहले गाय के गोबर की चर्चा की, तो गाय के गोबर को अच्छी तरह से फेंट कर उसका पेस्ट तैयार कर लें और उस लेई को धीरे धीरे सींग के खोल में भरें। क्या करें, जो सींग का खोल, जो हमने सींग लिया है उसकी खोल में थोड़ा धीरे धीरे गाय की गोबर को भरें, जो पेस्ट तैयार किए हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें जो है हवा ना रुके, क्या हो, हवा ना रहे। ठीक है, और इसको पूरी तरह से सींग को पूरा भर देते हैं। ठीक, और गड्ढों में सीधा इस प्रकार खड़ा करें कि सींग का खुला भाग गड्ढे के पेंदे में हो। क्या हो, ये जो सींग का खुला हुआ भाग है ये तो नुकीला भाग है, तो इसको सींग को ऐसे ही रखेंगे, गड्ढे में ऐसे खड़ा खड़ा करके रख देंगे। इसका नुकीला भाग ऊपर की तरह हो और जो पेंदी वाला सिरा हो, जहाँ से हम उसमें पेस्ट भरे हैं गोबर, उसको नीचे की तरफ कर देते हैं और बंद नुकीला भाग आसमान की तरफ हो। बारी बारी से जितनी भी सींग की खोले हों उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे जमा देते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसको जमा देते हैं। अब गड्ढे को मिट्टी एवं पूरी तरह से पकी हुए गाय के गोबर के खाद के मिश्रण से क्या करते हैं, भर देते हैं। जो गड्ढा बनाए होते हैं हमने, जो गड्ढा तैयार किया होता है, उसको क्या करते हैं, अपना सींग जो है, सींग को ऐसे रख देते हैं उसमें और उसके बाद जो खाली बची जगह होती है उसमें क्या करते हैं, गाय के गोबर और मिट्टी को डाल के बंद कर देते हैं। उसके चारों कोनों पर पहचान के लिए 4 डंडे लगा देते हैं। जैसे कि ये गड्ढा हुआ तो गड्ढे के चारों कोनों पर हम क्या करेंगे, वो गड्ढे के चारों कोनों पे हम डंडा लगा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डंडा लगा देंगे ताकि हमें यह पता चले कि हमने यहीं पे क्या किया है, सींग को गाड़ा है। तो ऐसे चारों कोने पे गड्ढे के चारों कोनों पे डंडे लगा दें, कोई चिन्ह लगा दें। ठीक है, समय समय पर इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें। क्या करते रहें, समय समय पर इस पे पानी का छिड़काव करते रहें ताकि इसकी नमी जो है वो बनी रहे। सींग को गाड़ने एवं निकालने का समय, अब इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम पर सींग को गाड़ते हैं और किस टाइम पे निकालते हैं। तो भारतीय पंचांग के अनुसार बात करें, भारतीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार, तो इस सींग को क्या करते हैं, नवरात्रि में, कब, नवरात्रि में अक्टूबर नवंबर के महीने के समय में गाड़ा जाना चाहिए। किस समय, अक्टूबर नवंबर के नवरात्रि के आसपास का जो समय होता है उस समय गाड़ा जाता है। और इसको निकाला कब जाता है, अगले नवरात्र में, चैत्र के माह में जो अगला नवरात्र आता है मार्च और अप्रैल में निकाला जाता है। ठीक है, ताकि ये खाद जो है अच्छी तरीके से बन जाए। क्योंकि पहले हमने इस बात पे चर्चा की है कि ये जो गाय की सींग होती है यह नक्षत्रीय शक्तियों का जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। अब सींग खाद का भंडारण, अगर जब गड्ढे में डालते हैं फिर उसके बाद अगले नवरात्रि, चैत्र नवरात्र में, यानी मार्च अप्रैल के महीने में निकालते हैं। और इस खाद का भंडारण कैसे करते हैं, तो उपयुक्त समय पर खोद कर जो है, समय पे खोद कर सींगों को निकाल लेते हैं और उसको ठका कर खाद को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, उसको ठोक ठोक के खाद को उसमें से निकालते हैं बाहर। निकालते समय खाद नम होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस सींग खाद को मिट्टी के बर्तन में ढककर किसी ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में रखकर किसी ठंडे स्थान में, मिट्टी के बर्तन में भर के ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। और भंडारण के समय खाद में नमी होनी चाहिए। जब खाद को रखते हैं तो उस समय भंडारण में नमी बनी रहे और ढक्कन से हवा आती जाती रहे। जो मिट्टी का बर्तन लेंगे या जिसमें हम खाद को रखेंगे क्या है, उसमें हवा आता जाता रहे और उसमें नमी बनी रहे। तापमान अधिक होने पर इसे क्या करते हैं, मिट्टी के 2/3 मिट्टी, जो बर्तन जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन को मिट्टी में दबा देते हैं और आसमान के
जो है आसपास की मिट्टी पर पानी छिड़क देते हैं ताकि वो जो है बहुत उसको गर्मी ना हो, उसमें नमी पर्याप्त बने। प्रयोग की बात करें तो सींग खाद का प्रयोग कैसे करते हैं, सींग खाद का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सींग खाद का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है। वैसे तो सींग खाद के प्रयोग सभी फसलों में किया जाता है और दो प्रकार से किया जाता है। कितना? दो प्रकार। कौन कौन से तरीके हैं? पहली बार जब किया जाता है तो पहली बुआई से एक दिन पहले। कब किया जाता है? कोई भी फसल की बुआई करनी है हमें तो बुआई से कुछ समय पहले जो है हमें खाद की क्या करनी चाहिए, खाद का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बार जब प्रयोग करना चाहिए तो दूसरी बार फसल बोने के 20 दिन बाद करना चाहिए। कब करना चाहिए? फसल बोने के 20 दिन बाद करना चाहिए। फसल बोने के 20 दिन बाद दूसरी बार जब फसल 20 दिन की हो जाए तो करना चाहिए। और अच्छे परिणाम के लिए यह भी ज़रूरी है, हमें अच्छा परिणाम अगर पाना है उससे, तो तब उस पर भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसका प्रयोग पूर्ण चंद्र दिवसों यानी पूर्णमासी के आसपास किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए? पूर्णमासी के आसपास किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है, पूर्णमासी के आसपास करेंगे और अमावस्या या उसके आसपास के दिनों में इसका प्रयोग करने से खाद का प्रभाव नहीं होता है। यह भी ध्यान रखना होगा इस खाद का उपयोग करते समय कि इसका जब प्रयोग करेंगे तो इसे पूर्णमासी के आसपास में करेंगे। कब करेंगे? पूर्णमासी के आसपास करेंगे और इसका प्रयोग अमावस्या के आसपास नहीं करेंगे, अमावस्या मौसम के आसपास। अब प्रयोग की विधि की बात करें, इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो 30 ग्राम, कितना? 30 ग्राम सींग खाद को 13 लीटर पानी में मिलाएं। क्या करें? 30 ग्राम खाद को लें और उसको 13 लीटर पानी में मिलाएं और पानी टेबुल या वर्षा का हो, नल का नहीं हो। यह भी ध्यान रखें कि जो पानी उपयोग कर रहे हैं वह पानी नल का ना होके टेबुल या फिर वर्षा का पानी हो। और इस घोल को हाथ से 1 घंटे तक क्या करें? हिलाएं। जैसे कि पानी को जो डालते हैं इसमें 13 लीटर पानी ले, उसमें 30 ग्राम क्या है, सींग खाद लें और उसको अच्छी तरीके से पानी में ऐसे गोल गोल करके घुमाएं, तेजी से एक दिशा में घुमाएं और जब तक घुमाएं कि पानी में गहरा भंवरा ना बन जाए। जैसे कि हम देखते हैं अक्सर, अगर बाल्टी में पानी ले और उस पानी में हाथ डाल के उसको बार बार लगातार ऐसे तेजी से घुमाते जाएं तो वो पानी क्या होता है, भंवर बन जाता है। बीच में पानी के बीच में, जैसे बाल्टी है, बाल्टी में पानी लेते हैं तो बीच में क्या होता है, उसमें गड्ढा बन जाता है, पानी तेजी से घूमने लगता है। क्या होता है, तो आप तुरंत हाथ की दिशा उल्टी कर लें। अगर एक ही दिशा में, जैसे कि हमने ऐसे घुमाया गोल गोल, ऐसे पानी घूम रहा है तो बीच में क्या होता है, भंवर बन जाती है, गड्ढा बन जाती है। तो अब क्या करें, जब बन जाए ऐसा हो तो पानी के में अवरोध लगा दें, हाथ को उल्टी दिशा में लगा दें। ठीक है। और इस घोल को क्या करें, अब इस घोल का उपयोग कैसे करें? इस घोल का उपयोग स्प्रेयर से करें। किससे करें? दवा छिड़कने वाली मशीन से। या फिर उसकी सुविधा ना हो तो हम इसको झाड़ू के द्वारा भी छिड़क सकते हैं। क्या करते हैं, गाँव में देखा है कि बहुत सारे किसान जो छोटे जोत के किसान होते हैं, जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती है या प्राचीन काल में ऐसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध होती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि झाड़ू का यूज़ करके दवाओं का छिड़काव किया जाता था। बाल्टी में जो है झाड़ू को डाल के उसको चारों तरफ छिड़कना था तो पानी उससे भी दवा जो है फैल जाती थी। स्प्रेयर से इस घोल की सहायता से मिट्टी पर छिड़काव करें और इस मिश्रण को बनाने के 1 घंटे के अंदर उपयोग कर लें। क्या करें, अगर हम इस मिश्रण को तैयार कर रहे हैं तो तैयार करने के लगभग 1 घंटे के आसपास ही इसको क्या करें, उपयोग में ला लें। इस मिश्रण का प्रयोग सूर्यास्त के समय करना चाहिए। कब करना चाहिए? सूर्य अस्त जब होने वाला हो, शाम का मौसम हो, उस टाइम पे करना चाहिए। और सींग खाद के प्रयोग से मिट्टी में मित्र सूक्ष्म जीव की बढ़ोतरी होती है। किसान मित्र भी जिसे कहते हैं, क्या होता है, केचुआ खाद की संख्या बढ़ती है और उसकी जड़ों का क्या होता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है और नक्षत्रीय शक्तियों के द्वारा जो है, नक्षत्रीय शक्तियाँ होती हैं उसके द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होती है ये यहीं पे समाप्त होती है। हम इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे और जो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे वो होगा BD 501। क्या BD 501 सिलिका खाद जिसे बोलते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी क्लास आज होती है यहीं पे समाप्त। हम लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद।